हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों ये चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट अपन 5 से 6 सेशन ले चुके हैं। इस चैप्टर जो है ऑलमोस्ट अपने एंड पे है। अपन ने देख लिया किस तरीके से लुइस 16 ने पूरे फ्रांस को रूल किया और किस पोजीशन में वो लेके चला गया। फिर उसके बाद जब वो चला गया तब किस तरीके से जो वहाँ पे दूसरे लोग थे जो मिडिल क्लास थे उन्होंने किस तरीके से उसको रूल किया। उन्होंने जेकोबिन क्लब्स बनाया और जेकोबिन क्लब के बाद जो उसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने किस तरीके से और बहुत गंदी तरीके से जो रेडिकल्स थे, जो पीसेंट्री थी, जो फार्मर्स थी, उनके साथ ट्रीट किया गुलिटिन मेथड के साथ। लेकिन बच्चों इन सारे रेवोल्यूशन में जितना भी रेवोल्यूशन हुआ, चाहे वो अपना मई रेवोल्यूशन हो, चाहे वो जून के अंदर ली हुई ओथ हो, या फिर जुलाई में जो बेस्टाइल पे अटैक हुआ, या फिर उसके बाद जो अगस्त में पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज के ऊपर अटैक हुआ, उन समय बच्चों एक चीज कॉमन थी। वो कहते हैं कि विमेन को कहीं पर भी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। यहाँ पे कि जब 5 मई को जब स्टेट जनरल कॉल करी थी तब भी विमेन को वहां पर सीट्स नहीं दी गई थी। दे वर स्टैंडिंग एट दी हॉल, लाइब्रेरी में स्टैंड कर रहे थे, वो खड़े हुए थे एज एन ऑब्जर्वेंट कि हाँ सिर्फ जितनी भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं उन सबको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो ये सारी चीजें थी जो अपन लोग उसमें सब मिस कर रहे थे। जब ओथ ली गई 20 जून को तब भी विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इसके बाद जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, ठीक है, तब भी विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब 4 अगस्त पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज पे अटैक किया, उसके बाद जब रिपब्लिक डिक्लेयर किया फ्रांस को, तब भी जब राइट टू वोट की डिमांड करी थी तब भी विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया। मतलब किसी भी रिवोल्यूशन के अंदर देखें, विमेन के पास ना तो कोई पावर्स थी ना तो कोई राइट टू वोट। यहाँ तक कि उनसे उनको रिलेटेड जो माइंडसेट था, जो स्टीरियोटाइप था, वो वैसा का वैसा ही रहा, इट रिमेन्ड अनचेंज्ड। लेकिन उन सोसाइटी के सामने अपना एक स्टैंड लेने के लिए कि हाँ विमेन ने भी इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है रेवोल्यूशन में, जिस तरीके से जेकोबिन क्लब बना और उसने अपनी राइट के लिए फाइट लड़ी, वैसे ही विमेन्स ने भी क्या किया, अपने खुद के क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ऑलमोस्ट 60 क्लब्स उन्होंने बनाए अलग अलग सिटीज में पूरे फ्रांस के अंदर, ठीक है। अब उनके अंदर जो कुछ क्लब ऐसे थे, जो रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ये कुछ क्लब ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे क्योंकि इनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। जितना भी मूवमेंट था उस टाइम पे, अपन बोल सकते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट का बच्चों टर्म पे मत जाना, फेमिनिस्ट मतलब साउंड करता है फेमाइन, एक फीमेल रिलेटेड, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये फॉर वुमेन है, जबकि फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है इक्वल राइट फॉर ऑल द सिटीजन्स, आइदर मेन और अ वुमेन, ठीक है, उनको लेके था। अब तुम कुछ सोचो, इतने सारे रेवोल्यूशन में, इतनी सारी फाइट में उनकी मेन डिमांड क्या रही होगी? उनकी मेन डिमांड ये नहीं थी राइट टू वोट, उनकी मेन डिमांड ये थी कि हमको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जितना कि एक सिटीजन एज अ मैन को मिल रहा है। जितने भी राइट्स हैं मेन के पास वो हमें भी मिलने चाहिए, बिकॉज हम लोग भी सिटीजन हैं। जिस तरीके से जेंडर डिस्टिंक्शन वहां हो रहा था वो सिर्फ उसके अगेंस्ट थी। यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था उनमें भी वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट की बात नहीं करी गई, इवन राइट टू वोट भी नहीं दिया गया। तो ये जो रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में अपन देख रहे हैं, आज आजादी के जो अपन, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस 1947 में आया, ठीक है, उससे पहले ब्रिटेन ने जिस तरीके से आयरलैंड के ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, वेल्स के ऊपर अपना जबरदस्ती रूल किया, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड का फ्रेंच रेवोल्यूशन था और यहीं से ही राइट टू वोट की डिमांड शुरू हुई थी। जबकि 1789 14 जुलाई 1789 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ और अपने पास 10 अगस्त को राइट टू वोट आ गया था विमेन के, मैन के पास। लेकिन विमेन को उस टाइम पर भी प्रॉपर तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि वो एजुकेटेड भी थे, मोर देन एजुकेटेड थे कंपेयर टू मेन, ठीक है। मेन तो क्या थे, फार्मर्स, पीसेंट, लेकिन वहां पे कुछ वुमेन थी जो एजुकेटेड थी। उनके साथ राइट टू वोट तो ना देके, कोई एजुकेशन फील्ड को ना देके उनको क्या कर देते थे, उनसे बस शादी करवा देते उनकी। मतलब बेसिकली उनको कुछ अपने अकॉर्डिंग करने नहीं दिया जाता था, उनके बिल के अगेंस्ट में ही सारी बातें होती थी। अगर एजुकेटेड है तो फटाफट से शादी करा दो, एजुकेटेड नहीं है, अगर रेडिकल है, थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है, थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती है, तो फिर वो क्या करेगी, हाउस होल्ड वर्क एज अ सर्वेंट कहीं पे ट्रीट करी जाएगी, या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो पेडलर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, ठीक है, हॉकर्स पता ना बच्चों, जो न्यूज़पेपर डालने वाला था सुबह, पेडलर्स जो अपने सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो बना दिया गया। अगर एजुकेटेड है तो शादी नहीं, तो ये सारे काम उनको करने पड़ते थे। इवन उसके बाद भी जब वो काम करते थे, काम करके आने के बाद
they had to cook and look after for their families as well. यहाँ तक कि जब रेन ऑफ टेरर का टाइम था, रेन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब वो टाइम था, उसके अंदर तो भाई साहब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बुलेटिन मेथड से जो उसके अगेंस्ट में जा रहा था उनको तो बुलेटिन किया। विमेन के जो ये क्लब थे ना, ये सारे क्लब भी बंद करा दिए थे, और बंद कराने के बाद उन्हीं विमेन को जेल में भी डाला गया, क्योंकि मैक्सिमिलियन को लगा कि उसके अगेंस्ट में ये रेवोल्यूशन जो है वो प्लान हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ बच्चों, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट बनती गई, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनती गई, सब चीजें सामने आती गई, फिर नेपोलियन बोनापार्टे आ गया, उसने राइट टू इक्वालिटी लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, उसके बाद वहां पे बर्थ प्रिविलेजेस को उसने अबॉलिश कर दिया, एक तरीके से हर किसी को उसने इक्वल ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से ही लॉज निकले, ठीक है, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। कैसे वुमेन की लाइफ इंप्रूव हुई, वो तभी गवर्नमेंट से आए थे जब गवर्नमेंट के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे आया 1804 में। उसके बाद चीजें जो है वो बदलना शुरू हो गई, जैसे कि नए नए स्कूल आना शुरू हो गए। स्कूल जो है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनके लिए कंपलसरी कर दिया, और किसी के अगेंस्ट में कोई भी पेरेंट मैरिज तक नहीं करा सकता, वो भी रोक दिया गया, डाइवर्स को लीगल कर दिया गया, सब चीजों में बेसिकली इक्वालिटी ले आए। यहाँ तक कि वो जॉब भी कर सकती हैं, बिजनेस भी कर सकती हैं, उनको अगर आर्टिस्ट बनना है तो वो आर्टिस्ट भी बन सकती हैं। बट वोटिंग राइट्स की जब बात करें तब वहां पर वो भी पीछे थे, क्योंकि जब बात आई थी नेपोलियन ने राइट टू वोट डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे प्रॉपर्टी मेन को किया था, प्रॉपर्टी मेन, नॉट टू प्रॉपर्टी वुमेन। तो राइट टू वोट की उन्होंने काफी ज्यादा फाइट लड़ी, लेकिन इसके अलावा जितने भी उनके साथ सोशल इविल्स थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बनने के बाद। बट अल्टीमेट उन्होंने विमेन ने अपना खुद का रेवोल्यूशन लड़ा, इन 60 क्लब्स के थ्रू नेशनलिज्म को जनरेट किया, और जितनी विमेन थी वहां पे सारी विमेन इकट्ठा हो गई, और फाइनली 1946 के अंदर विमेन को राइट टू वोट मिला फ्रांस के अंदर। फाइनली विमेन गॉट राइट टू वोट इन द ईयर ऑफ 1946 इन फ्रांस। ठीक है, ये था बच्चों विमेन रेवोल्यूशन। अपना चैप्टर वैसे देखा जाए बच्चों तो लास्ट टाइम पे खत्म हो गया था, ठीक है। लास्ट के दो टॉपिक है अपना, एक तो विमेन का किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से स्लेवरी को ट्रीट किया गया वहां पे, ठीक है। तो विमेन का रेवोल्यूशन अभी अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी बच्चों आपको बताइए गुलाम, स्लेव्स अपन बोलते हैं ना कि पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क, ट्रीटेड एज प्रॉपर्टीज एंड हेंस सोल्ड, बॉट एंड फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के बगैर उनसे जबरदस्ती काम कराना, ठीक है, स्लेवरी कहलाता है। अब स्लेवरी जो है बहुत ज्यादा कॉमन था उस टाइम पे फ्रांस के अंदर, क्योंकि ये अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता था, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। इन तीनों के बीच में ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता था। अफ्रीका से क्या होता था ना कि जनरली जो फ्रेंच के लोग हैं, जो फ्रेंच के मर्चेंट्स हैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वहां के, वो क्या करते थे, स्लेव को परचेज करते थे अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका से स्लेव्स को परचेज करते थे और उनको फिर टाइटली पैक करके शिप्स में भेजा जाता था, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड तक, ठीक है, जिसमें उनको 2 से 3 महीने लगते थे। अफ्रीका बच्चों, अफ्रीका के लोगों को जनरली नीग्रोस कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, नीग्रोस जो वर्ड है ना वो अब बैन हो गया, उसको अपन यूज नहीं कर सकते। लेकिन पहले के टाइम पे अफ्रीका के जितने भी लोग थे उनको नीग्रोस कहा जाता था, बिकॉज दे आर ब्लैक, ठीक है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे उनको नीग्रोस वर्ड दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने काफी फाइट लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा लिया कि नीग्रोस बोलना बैन है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप ध्यान रखना। तो अब उनको टाइटली पैक करके शिप्स में भेजा जाता था, 2-3 महीने वो शिप्स के अंदर ही रहते थे, फिर वो कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर बेचा जाता था। मतलब फ्रेंच पर्सन ने परचेज किया, फिर कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर उसको बेच दिया। किसको बेचा? प्लांटेशन ओनर्स को, ताकि उससे वो प्लांटेशन का काम करवा सके। क्यों? क्योंकि शुगर, कॉफी, इंडिगो, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में। अब सोचो, फ्रेंच ने परचेज किया है, कैरेबियन आइलैंड में बेचा है अमेरिका में, अमेरिका उससे काम कराएगा, वो काम करा के सारा यूरोप में आएगा, ठीक है, और यूरोप में वो बिकेगा। तो एक तरीके से यूरोप जो है वो पैसा कमा रहा है। पहले वो परचेज करता है स्लेव्स को, और फिर वो जो प्रोडक्ट वहां से क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है फिर उसको वो बेचता है। जो इंपॉर्टेंट वहां पे पोर्ट थे वो थे अपने बॉर्डियस एंड नांतेस, ठीक है। यहीं पे सबसे ज्यादा जो है स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज्यादा जो वेल्थ है मर्चेंट्स को वो मिलता था, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, अभी तक जो स्लेवरी थी इस पोजीशन तक, जहां तक अपन समझे, ये स्लेवरी की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि फ्रांस यानी यूरोपियन कंट्रीज को इंडिगो किसी भी हाल में चाहिए था।
इंडिगो ही था जो उनको एक रिच ब्लू कलर देता था उनकी आर्मी के लिए, उनके शिप के लिए, जिससे वो पूरी कलरिंग का फोकस करते थे। वो बात अलग है, अगेन फॉर द नॉलेज, कि इंडिगो के अलावा एक और क्रॉप है जिसको अपन बोलते हैं वोट, वो भी ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, बट वो बहुत डल ब्लू करता है, ठीक है, वो इतना सेटिस्फाइंग ब्लू नहीं जितना उनको चाहिए था। खैर अपन वापस स्लेवरी पे आते हैं। तो बच्चों स्लेवरी में क्या हो गया था कि फिर धीरे धीरे करके जो स्लेवरी था ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन जब फ्रांस के अंदर रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर की पहले की बात कर रहा हूँ, जैकोबिन क्लब जब बना था तब की बात कर रहा हूँ, 1789 1791, उस टाइम पे स्लेवरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि रेवोल्यूशनरी चल रहा था इक्वालिटी को लेके, नेशनलिज्म फैल रहा था इक्वालिटी को लेके। तो इक्वालिटी में ये भी तो आता है कि जबरदस्ती काम क्यों करना, अपनी विल के अगेंस्ट में काम क्यों करना, ये भी तो इक्वालिटी के में अंदर में आएगा। तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, स्लेवरी को एंड करने के लिए कोई लॉ वगैरह पास तो नहीं किया उस टाइम पे। नेशनल असेंबली इंडोर टेनिस कोर्ट में जो हुई थी 20 जून, ठीक है, उसने कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि स्लेवरी जो है वो एंड हो गई है, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम लोगों ने स्लेवरी एंड कर दी, जो बिजनेसमैन है वो मनी जो है अर्न नहीं कर पाएंगे, और मनी अर्न नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक कंट्री को टैक्स नहीं मिलेगा, कंट्री को टैक्स नहीं मिलेगा तो कंट्री अर्न नहीं कर पाएगी। तो इस फियर से उन्होंने ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं किया। लेकिन जैसे ही जैकोबियन क्लब पावर में आया, रेन ऑफ टेरर के बाद, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर के मर जाने के बाद, जब फाइनली जैकोबियन क्लब जो पावर में आया, उसने आते ही 1794 के अंदर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया कि अब से कोई भी स्लेव नहीं आएगा, ना तो फ्रांस उसको परचेज करेगा, ना वो कैरिबियन आइलैंड तक जाएगा, ठीक है, और पूरा उसको स्लेवरी कंप्लीटली वहां से हटा दी। लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्टे आया 1804 में, जस्ट आफ्टर दी 10 years, ठीक है, 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे आया बच्चों, उसने आते ही स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया, और आते ही फिर से वो जो अपना ट्राइंगुलर स्लेवरी था, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका, इनके बीच में, ध्यान रखना बच्चों, ट्राइंगुलर स्लेवरी, ठीक है, यूरोप जो है उसके अंदर जो फ्रांस है वो परचेज करता स्लेव को, वो स्लेव बेचता, अमेरिका को अमेरिका क्रॉप बनाता, वो क्रॉप बिकते हैं फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर। तो इस तरीके से जो ट्राइंगुलर स्लेवरी थी वो फाइनली कब अबॉलिश हुई, 1848 में, यानी 1804 में जब नेपोलियन आया, उसके बाद 44 इयर्स तक स्लेवरी जो थी वो चली बच्चों, ठीक है। ये थे लास्ट के अपने 2 टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज करें, सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहला ऐसा रेवोल्यूशन बना जिसने हर तरफ डेवलपमेंट से रिलेटेड अपना नेशनलिज्म स्प्रेड किया, ठीक है। वो इतना ज्यादा, मतलब पूरे सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं, सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देके आया कि हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वालिटी देनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, नेशन स्टेट्स को नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मोनार्की को इरेडिकेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको देखते देखते फिर धीरे धीरे इंडिया, इंडो चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों पर भी डेवलपमेंट जो है वो होने लगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर अपने यहाँ पे खत्म होता है, इसको अच्छे से आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। ये चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था 5 मई 1789 और इसको अपन एंड कर दिया है 1848, जब स्लेवरी खत्म हो गई है, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। बाय बाय बच्चों।